गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। बेंगलुरु में शुरू हुए 5 दिवसीय एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन करते हुए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक ही कहा कि इस आयोजन में दुनिया भर के डिफेंस सेक्टर से जुड़े लोगों की दिलचस्पी जिस तरह से बढ़ रही है वह बहुत अच्छा संकेत है। इस बार भी 100 से ज़्यादा देशों ने इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। देश विदेश के 700 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे आयोजनों की सार्थकता इस मायने में है कि इसमें इंडस्ट्री के अलग अलग पक्षों से वास्ता रखने वाले लोग मिलते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों और अपेक्षाओं से परिचित होते हैं और फिर उसे पूरा करते हुए औद्योगिक संभावनाओं का विस्तार करते हैं। इसी संदर्भ में यह बात गौर करने लायक है कि रक्षा निर्यात क्षेत्र में अपेक्षाकृत नई एंट्री होने के बावजूद भारत ने पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़त बनाई है। उसका इरादा जल्द से जल्द अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिहाज से आत्मनिर्भरता की स्थिति में पहुंचने का तो है ही, अन्य देशों की ज़रूरतें पूरी करते हुए प्रमुख निर्यातक देश बनना भी है। पिछले कुछ वर्षों का रिकॉर्ड इस दिशा में हुई प्रगति की पुष्टि भी करता है। 2017 में देश का जो डिफेंस एक्सपोर्ट मात्र 1520 करोड़ रुपये पर था वह 2021-22 में 14,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। ऐसे में अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2024-25 तक 5 अरब डॉलर यानी 41,000 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंचाने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य दिया है वह अपने आप में खासा आकर्षक है, लेकिन इस संबंध में कुछ बातों पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। आज की तारीख में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट ख़ास तौर पर निचली और मध्यम स्तर की तकनीक से जुड़ी चीज़ों जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव के कलपुर्जों, हेलीकॉप्टर आदि तक सीमित है। दूसरी बात, LCA जैसे एडवांस्ड प्लेटफॉर्म के उत्पादन की धीमी रफ्तार भी निर्यात की तेज़ बढ़ोतरी की राह में बाधा बनी हुई है। तीसरी बात यह कि दुनिया में युद्ध के तौर तरीके तेज़ी से बदल रहे हैं। यूक्रेन युद्ध ने इन प्रवृत्तियों की पुष्टि की है, जहां एक तरफ मिसाइलों और मानव रहित ड्रोनों के इस्तेमाल पर जोर बढ़ते जाने की बात है, वहीं वायुसेना और नौसेना के एसेट्स के इस्तेमाल में तालमेल बढ़ाने की ज़रूरत भी रेखांकित की जा रही है। भारत को न केवल अपने सामरिक हितों की रक्षा के मद्देनज़र इन पहलुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बल्कि निर्यात संभावनाओं का पूरा इस्तेमाल करने के लिहाज से भी यह ज़रूरी होगा। आखिरी बात यह कि प्रधानमंत्री की ओर से रखे गए इस मुश्किल लक्ष्य को सचमुच हासिल करना है तो डिफेंस इंडस्ट्री के विभिन्न हिस्सों, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, एकेडमिक जगत, तीनों को आपस में बेहतर तालमेल सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ना होगा। जोशीमठ को नए सिरे से सुरक्षित स्थान पर बसाने का शोर थम चुका है और
पीपलकोटी पुनर्वास योजना से भी हाथ खींच लिए गए हैं। चमोली जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि 3 फरवरी के बाद से जोशीमठ से किसी को भी सुरक्षित स्थान पर ले जाने की ज़रूरत नहीं समझी गई। कुल 78 परिवारों के 294 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है, जिनमें अधिकांश के मकान असुरक्षित घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे मकानों की संख्या 181 बताई गई है। वहीं 863 भवन दरारग्रस्त हैं, जिनमें रहने वाले राहत पैकेज की बाट जोह रहे हैं। राहत या भ्रम। उत्तराखंड सरकार ने राहत और पुनर्वास के लिए पॉलिसी तो घोषित कर दी है, लेकिन इसकी बारीकियां लोगों की समझ से परे है। आइए समझते हैं कैसे। सरकार ध्वस्त भवनों के लिए एक मुश्त समाधान योजना लेकर आई है, यानी ऐसे मकानों के मामले में ज़मीन के मूल्य सहित एक मुश्त राशि दे दी जाए या अधिकतम 100 वर्ग मीटर की ज़मीन और मुआवजा देकर समझौता कर लिया जाए। एक विकल्प यह है कि सरकार कहीं और फ्लैट बनाकर दे। ऐसे में यदि क्षतिग्रस्त संपत्ति की कीमत अधिक है तो संपत्ति मालिक को अतिरिक्त राशि का भुगतान कर दिया जाए। जहां तक आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भवनों का मामला है तो राहत राशि या मुआवजा वगैरह देकर मामले को निपटाया लिया जाए। अभी यह अस्पष्ट है कि एक मुश्त समाधान योजना के तहत संपत्ति का आकलन मूल्यांकन किस प्रकार होगा, फ्लैट जहां बनेंगे और बाकी पीड़ितों को मिलने वाली राहत या मुआवजे का आधार क्या होगा। अब हाल यह है कि सरकार तो आपदा को सामान्य बताते हुए 4 धाम यात्रा की तैयारियों में लग चुकी है। मुख्यमंत्री भी कह चुके कि जोशीमठ पूरी तरह सुरक्षित है और 4 धाम यात्रा को लेकर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। समस्या कहीं, जांच कहीं। सरकार ने इस जांच नतीजे से भी राहत की सांस ली है कि जोशीमठ के मारवाड़ी इलाके में जेपी कॉलोनी के पास फूटी जलधाराओं और एनटीपीसी परियोजना की टनल का पानी अलग अलग है, मगर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जानकारों का कहना है कि यह सामान्य तथ्य है कि दोनों का कोई आपसी संबंध नहीं है, जिसे जानने के लिए किसी गहन भूगर्भीय मीमांसा की ज़रूरत भी नहीं है। मगर कुछ लोगों ने इसे जानबूझकर मुद्दा बनाया ताकि एनटीपीसी के इस तपोवन विष्णुगाड प्रोजेक्ट के विरोध की हवा निकाली जा सके और प्रोजेक्ट की टनल के कारण जोशीमठ की भूगर्भीय स्थिति को पहुंची क्षति की वास्तविकता से ध्यान हटाया जा सके। 2 जनवरी को जेपी कॉलोनी में फूटे गादयुक्त पानी के बाद से ही जोशीमठ के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन और दरारों की गति तेज हुई थी। अब सरकार वैज्ञानिक जांच में एनटीपीसी टनल के पानी को अलग साबित कर 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के पक्ष में तो खड़ी हो गई है, मगर जेपी कॉलोनी में उफनाए पानी का कारण क्या है, इस बारे में कोई ठोस सुराग सामने लाने में अभी तक नाकाम रही है। बताया गया है कि 26 जनवरी तक यहां 1.25 करोड़ लीटर से अधिक पानी का रिसाव
हो चुका था, जो अब लगभग थम चुका है। स्टॉप।